आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में। इसकी महत्ता इस वजह से अधिक हो जाती है क्योंकि ये एक प्रकार से इस्लामिक इतिहास लेखन और इस्लामिक इतिहास लेखन जो विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम, इसके साथ ही साथ हम इस इतिहास लेखन को भारतीय या सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इस्लामिक इतिहास लेखन की परंपरा और इस्लामिक इतिहास लेखन की भारतीय दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की परंपरा को हम देखेंगे। और इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है जो कि विदेशी यात्री है, और विदेशी यात्री के साथ साथ बहुत ही बड़ा विद्वान भी कहा जाता है। और इस विदेशी यात्री जिसे हम अल-ब्रूनी के नाम से जानते हैं, इनका वास्तविक नाम अबू रेहान है। और अबू रेहान को या अल-ब्रूनी को जो कि कहा जाता है भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में या इनके संबंध में कहते हैं दो सभ्यताओं की बीच की कड़ी। दो सभ्यताएं, एक हिंदू सभ्यता और दूसरी इस्लामिक सभ्यता। तो इस्लामिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में और भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में दोनों के बीच की एक सभ्यता या बीच की कड़ी माना जाता है, जिसे हम हिंदू इतिहास लेखन और इस्लामिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में मानते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, इस इतिहासकार के द्वारा जो कि इस्लामिक इतिहास लिखा था और इसके साथ ही साथ हिंदू इतिहास लेखन की संपूर्ण व्याख्या की थी। अब इनके प्रारंभिक जीवन के संबंध में हमको चर्चा करना चाहेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इसके साथ ही साथ ये किस प्रकार से भारत में इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ करते हैं, और इसके साथ ही हम इनके इतिहास लेखन स्रोत एवं पद्धति और साथ ही साथ हम इसके गुण एवं दोष की भी चर्चा करेंगे। तुलनात्मक दृष्टिकोण का भी अध्ययन करने के दृष्टिकोण में बताएंगे। तो जैसे कि इनके संबंध में कहा जाता है, इस्लामिक इतिहास लेखन की परंपरा करने से पहले हम अल-ब्रूनी के संबंध में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक कह सकते हैं थोड़ी विस्तृत व्याख्या या शॉर्ट में हम रेफरेंस बता सकते हैं कि इस्लामिक इतिहास लेखन के क्या दृष्टिकोण होता है या इस्लामिक इतिहास लेखन क्या है वास्तव में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस्लामिक इतिहास लेखन की परंपरा कैसे प्रारंभ होती है और इस्लामिक इतिहास लेखन क्या है, तो हम देखते हैं अरब कंट्रीज में या अरब देश से इस इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसके प्रारंभिक दौर में अगर हम इस्लामिक इतिहास लेखन को देखते हैं तो एक प्रकार से आंशिक इतिहास लेखन या किसी हिस्टोरिकल राइटिंग के दृष्टिकोण में कहा जा सकता है। आंशिक इतिहास लेखन का आप सभी को जानकारी होगी कि किस प्रकार के इतिहास लेखन है। एक प्रकार से वो इतिहास लेखन जो मिथ पे आधारित हो या किंवदंतियों पर आधारित हो या कहानी पे आधारित हो या कुछ ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से ना लिखा गया इतिहास, एक प्रकार से कहानी लोक गीतों के माध्यम से जिसके बारे में कहा जाए। तो हम इस्लाम के इतिहास लेखन की जो प्रारंभिक परंपरा के बारे में कहते हैं तो वो एक प्रकार से कबीलाओं के प्रशंसाओं में लिखा गया प्रारंभिक इतिहास लेखन देखा जाता है। लेकिन जैसे ये इस्लामिक इतिहास लेखन या इस्लाम के उदय का प्रारंभ होता है तो वो अन्य देशों में युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। एशिया का युद्ध, अफ्रीका का युद्ध या पर्शियन वार के संबंध में, यूनान के संबंध में व्यापारिक दृष्टिकोण या अन्य क्षेत्रों पर यूरोप के साथ उनके जो मेल जोल और व्यवहार के दृष्टिकोण में दिखाई देता है, वह युद्ध के संबंध में दिखाई देता है। अन्य देशों को उन्होंने विजित किया और उन देशों को विजित करने के पश्चात वह अपनी सभ्यता का या संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। जब युद्ध करने के पश्चात एक देश दूसरे देश में अपनी सत्ता स्थापित करता है तो वह उनकी संस्कृति को ग्रहण करता है या अपनी संस्कृति को वहां पर देने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से इस्लामिक इतिहास लेखन का जो प्रारंभिक दौर होता है वह युद्ध करने के पश्चात, विजित करने के पश्चात वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर इनके जो यूनान से प्रभावित होकर और एशिया के देशों से प्रभावित होकर, अफ्रीका के देशों से प्रभावित होकर इन्होंने इतिहास लेखन की कुछ परंपरा प्रारंभ की। अब अगर इनके हम वास्तविक दृष्टिकोण को, अगर इतिहास लेखन के वास्तविक दृष्टिकोण को देखते हैं तो वो एक प्रकार से कब प्रारंभ होता है, तो हम देखते हैं अरब देश में मोहम्मद साहब के जन्म के पश्चात एक घटना होती है जिसे हम देखते हैं कालक्रम के दृष्टिकोण से। अगर हम काल के दृष्टिकोण की बात करें
कालक्रम के दृष्टिकोण में इस्लामिक इतिहास लेखन की परंपरा, तब एक घटना होती है मक्का से मदीना को जाना मोहम्मद साहब के द्वारा, जिसे कहा जाता है हिजरत या हम कह सकते हैं प्रवास। तो हिजरत या प्रवास को किस प्रकार से देखा जाता है? 622 ईस्वी, जिसे हम हिजरत या प्रवास का समय मानते हैं मक्का से मदीना के संबंध में। तो यहां पर मोहम्मद साहब ने हिजरत या प्रवास की जो परंपरा प्रारंभ की थी 622 ईस्वी में, और इस्लाम की सत्ता स्थापित करने के संबंध में, और इसी प्रकार से विवरण मिलते हैं कुरान में। उन्होंने कुरान और हदीस के, तो हम कालक्रम के दृष्टिकोण में अगर देखते हैं तो यहीं से हिजरी संवत भी कहा जाता है, 1 हिजरी संवत, जिसे हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है 622 ईस्वी के दृष्टिकोण में। तो हम हिजरी संवत के रूप में देखते हैं, जो कि कालक्रम की परंपरा प्रारंभ होती है। और इसके साथ ही कुरान और हदीस में बहुत सारे ऐसे विवरण मिलते हैं जो कि शिक्षात्मक दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की परंपरा दिखाई देती है, जो शिक्षाप्रद इतिहास देखा जाता है। तो हम एक प्रकार से कालक्रम के दृष्टिकोण में और एक शिक्षात्मक इतिहास के दृष्टिकोण में हम इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात कुरान और हदीस को हम उल्लेख करते हुए और उसके वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए देख सकते हैं कि एक प्रकार से अरब देश से ये सामान्य तौर पर इतिहास प्रारंभ होता है, फिर इसके बाद वंशावली और जातीय कुरों में इतिहास प्रारंभ होता है, जो कि इस्लामिक इतिहास लेखन दिखाई देता है। ये तो इस्लामिक इतिहास लेखन की परंपरा रही, जिसे भारतीय इतिहास लेखन के अगर दृष्टिकोण में देखें, भारतीय इस्लामिक इतिहास लेखन, तो यहाँ पर भारत में जब इस्लाम का उदय होता है तो प्रारंभिक दौर में सल्तनत काल में इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है, जिसमें प्रारंभिक दौर में शिक्षात्मक या शिक्षाप्रद इतिहास लेखन, कुरान और हदीस के या पैगंबर के दिए गए उपदेशों का विवरण या उसी की परंपरा को निर्वहन करते हुए, संस्कृति का निर्वहन करते हुए इतिहास की परंपरा प्रारंभ की गई थी। लेकिन आगे जब देखते हैं तो राजाओं या शासकों के बारे में भी विवरण मिलने लगता है, और शासकों के अधीन में इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है। लेकिन आज के विषय में जो मूल विषय है उसी पे चर्चा करते हैं हम। जो मूल विषय आपका अलबरूनी है, और अलबरूनी के संबंध में ही चर्चा करेंगे, जो कि इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में देखा जाता है। दो सभ्यताओं के बीच की कड़ी भी हमने कहा है। तो अबू रेहान या अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म जो कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के रूप में, देश के रूप में जाना जाता है, मध्य एशिया के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इसके जन्म के संबंध में इनका नाम अबू रेहान रहता है, और मोमीन वंश से ये संबंधित होते हैं। और इसके साथ ही जन्म के पश्चात कुछ समय पश्चात देखा जाता है कि महमूद गजनवी के द्वारा जब ख्वारिज्म में युद्ध करने के पश्चात अधिकार कर लिया जाता है, तो अलबरूनी को या अबू रेहान को बंदी बनाकर ले आया जाता है गजनी पर, गजनी पर गुलाम बनाकर ले आया जाता है। तो जैसे कि गुलाम बनाने की परंपरा उस समय थी और बहुत सारे गुलामों को रख लिया जाता है, लेकिन महमूद गजनवी या गजनी के शासक को यह कहा जाता है कि ये विद्वानों का बहुत ही प्रशंसक था और आश्रयदाता था। जब महमूद गजनवी अलबरूनी से, इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होता है, तो इससे राज दरबार का, एक प्रकार से राज दरबार का राज ज्योतिष का पद भी दे देता है। तो राज ज्योतिष का पद राज दरबार में देने के पश्चात अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आ जाता है। यहाँ पर उसने बहुत सारे ग्रंथों का, जिसमें यूनानी ग्रंथ, हिब्रू ग्रंथ या यूनानी के बहुत सारे ऐसे साहित्यों का उन्होंने अनुवाद कराया, जिससे कि जो कि गजनी के शासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे साहित्य माने जाते हैं। और महमूद गजनवी के संबंध में कहा जाता है कि ये विद्वानों का बहुत आश्रयदाता था। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। अब हम बात करते हैं जो मूल विषय पर आते हुए अलबरूनी की जो पुस्तक है भारत के संबंध में, किताबुल हिंद के बारे में जो चर्चा मिलती है, किताबुल हिंद, जिसे तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, दूसरा नाम तहकीक-ए-हिंद है।
और इसके साथ ही साथ इसे यह भी कहा जाता है हिंदुस्तान की वास्तविकता या हिंदुस्तान की वास्तविकता के रूप में भी इस पुस्तक को जाना जाता है। इसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि यह वास्तव में हिंदुस्तान के संबंध में लिखा गया इतिहास था या हिंदुस्तान के बारे में लिखा गया इतिहास था। आगे हम इस पे चर्चा करते हैं कि वास्तविक रूप में हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने क्या लिखा था या हिंदुस्तान के बारे में किस प्रकार से इनकी चर्चा मिलती है। तो हम देखते हैं किताबुल हिंद में क्या क्या वर्णन उन्होंने किया था या हिंदुस्तान की वास्तविकता के रूप में उन्होंने क्या दर्शाने की कोशिश की थी। अब यहां पर बताते हैं किताबुल हिंद में जो विवरण मिलता है या हिंदुस्तान की वास्तविकता के रूप में जो दिखाने की कोशिश की है, जिसे कह सकते हैं सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण में यह पुस्तक के बारे में हम व्याख्या करेंगे और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की भी चर्चा करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण में इसके संबंध में कहा जाता है कि सामाजिक साहित्यिक दृष्टिकोण में यह पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक में बहुत सारा वर्णन मिलता है जो समाज के बारे में है। अल-बुरूनी के बारे में तो एक चर्चा और करते हैं। अल-बुरूनी को बहुत सारी भाषाओं का विज्ञान था, जैसे कि यूनानी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा और इसके साथ ही साथ भारत में आते हुए उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया था। यहाँ के बनारस के ब्राह्मणों से या पंडितों से उन्होंने संस्कृत का ज्ञानार्जन भी किया था और इसे विद्याधर की उपाधि भी इसे प्रदान की गई थी एक विद्वान के रूप में, जिससे कि कहा जाता है कि एक विद्वान के रूप में इसको उपाधि प्रदान की गई थी संस्कृत के विद्वान के रूप में। अब हम सही दृष्टिकोण में अगर हम देखें सामाजिक रूप में उन्होंने क्या बताया था। सामाजिक में अगर हम समाज की चर्चा करते हैं तो समाज में उन्होंने जाति प्रथा, जाति, धर्म, जाति को एक प्रकार से वर्ण, वर्ण के रूप में विभाजित किया है। वर्ण के रूप में उन्होंने बताया कि 4 वर्णों की चर्चा मिलती है, जिसे आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों के बारे में बताया है कि उन्होंने कि एक प्रकार से वर्ण के रूप में भारत में जो जाति और वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग, ये एक प्रकार से एक साथ सम्मिलित होकर कार्य कर रहे थे। तो ये एक प्रकार से ये वर्गों को अलग से विभाजित करके देखा जाता है। यहाँ पर वर्ग में भी, वर्ण में भी वर्ग विभेद के रूप में उन्होंने दिखाने की बात कही है और 2 वर्णों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को एक वर्ग विभेद के रूप में दिखाते हैं और वैश्य शूद्र को एक वर्ण विभेद के रूप में दिखाते हैं। जातियों के रूप में उन्होंने बताया है कि अंतज जातियों का भी वर्णन मिलता है। अंतज जातियों के बारे में वह बताता है कि 8 प्रकार की जातियां मिलती हैं जिनको अंतज जाति के रूप में देखा जाता है। अब इन्हीं को, ये दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था जो भारत में वर्ण और जाति और धर्म के रूप में भी देखते हैं। धार्मिक कर्मकांड या धर्म के रूप में उन्होंने ब्राह्मण, पुरोहित और साथ ही मंदिर की भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि किस प्रकार से जातीय रूप में या वर्ण रूप में विभाजित था और उसके कार्य भी निर्धारित होते थे। ब्राह्मण वर्ग का कार्य शिक्षा या अध्यापन का कार्य कराना और क्षत्रिय के कार्य राजा या शासक सत्ता प्राप्त करना और वैश्य और शूद्र के, वैश्य के कार्य एक प्रकार से व्यापार और शूद्र के कार्य बहुत सारे अर्थ दृष्टिकोण में उनकी सेवा करना, अन्य वर्णों की सेवा करना। और इसी आधार पर उन्होंने कृषि, अर्थव्यवस्था या बहुत सारी चीजों को भी बताया था कि किस प्रकार से इन व्यक्तियों के कार्य निर्धारित थे। और साथ ही साथ जब भारत का वो वर्णन करता है तो सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण में यही जातीय वर्ण में विभाजित करते नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि किस
वर्ग में या किस वर्ण में, जाति में किस प्रकार से कार्य, विवाह संस्कार से लेकर जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो हर प्रकार के जन्म संस्कार में उन्होंने विभेद करके बताया है कि किस प्रकार ब्राह्मण वर्ग में जन्म संस्कार के किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, स्त्रियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। इसके साथ साथ क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में भी इस व्यवहार को बताता है। शादी या विवाह संस्कार के बारे में भी यही बात करता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में उस प्रकार के भी संस्कार अलग हैं। साथ ही साथ वहां पर दंड विधान के भी प्रावधान के बारे में भी वह चर्चा करता है कि ब्राह्मण वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में और वैश्य शूद्र में किस प्रकार के हैं। अब भारत के बारे में बहुत सारी चर्चा करते हुए बताता है कि किस प्रकार से विवाह में व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ कार्य करता है और सभी लोगों को भोजन या उस प्रकार के विवाह संस्कार को निभाते हुए कराता है या भोजन की व्यवस्था कराता है, ये भी बताता है। भारत के संबंध में ये भी चर्चा करता है कि किस प्रकार से वह विभाजित करते हुए शिक्षा या शिक्षा को किस प्रकार से महत्व देते हैं, शिक्षा के प्रकार क्या हैं, ये भी बताने की कोशिश करता है। और इसके लिए जब शिक्षा के दृष्टिकोण में, जैसे कि समाज का एक शिक्षा का दृष्टिकोण भी दिखाई देता है कि किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा के केंद्रों के बारे में भी चर्चा करता है। और शिक्षा के केंद्रों के रूप में वह नालंदा को एक प्रकार से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र मानता है कि नालंदा को महत्वपूर्ण, और इसके साथ साथ तक्षशिला को भी बताता है। तक्षशिला भी महत्वपूर्ण केंद्र था और इसके साथ कश्मीर और बनारस भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पर कश्मीर के संबंध में बौद्ध मठों की भी चर्चा करता है कि किस प्रकार से बौद्ध मठों में शिक्षा दी जाती थी। बनारस में संस्कृत की शिक्षा या अन्य प्रकार की शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल भी चल रहे थे जो शिक्षा के केंद्र थे, और शिक्षा एक प्रकार से मंदिरों में दी जाती थी। ये भी वह विवरण देता है। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी माने जाते हैं, या मंदिरों में एक प्रकार से शिक्षा दी जाती है, और वो एक प्रकार से संस्कृत की शिक्षा और प्राचीन समाज की जो शिक्षा है वो उस प्रकार से दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि वास्तविक सामाजिक दृष्टिकोण में उन्होंने अपना संपूर्ण दृष्टिकोण अपना लिया। शिक्षा और समाज, रहन सहन, रीति रिवाज सभी के बारे में बता दिया है। राजनीतिक दृष्टिकोण में भी वह चर्चा करते हैं। राजनीतिक रूप में बताते हैं कि भारत में जो एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था है तो वो एक संकुचित दृष्टिकोण में देखते हैं, विकेंद्रीकृत, विखंडित दृष्टिकोण दिखाई देता है। और यहाँ के राजा है वो संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं और वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। यदि उसके पड़ोस में कोई शासक के साथ कोई भी युद्ध या आक्रमण करता है तो वह उसकी सुरक्षा के लिए कभी तत्पर नहीं होते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। सिर्फ मित्रों के साथ या मित्र राजा के साथ ही वो सहयोग करते हैं। इस तरह का वह विवरण देता है। इसके साथ ही यह भी बताता है कि विदेशी आक्रांता अगर किसी शासक के ऊपर सत्ता स्थापित कर रहा है या आक्रमण कर रहा है तो वह निष्क्रिय रहते हैं। तो यह भी विवरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही वो राजनीतिक दृष्टिकोण में दक्षिण भारत का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, सिर्फ उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। और यहाँ पर चर्चा भी करता है कि एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण में हम मंदिरों की भी चर्चा करेंगे कि भारत में विदेशी आक्रांता जितने भी आ रहे हैं या उस दृष्टिकोण में उन्होंने देखा था कि आ रहे हैं, वो एक प्रकार से मंदिरों पर लूट या आक्रमण करते हैं। उसका केंद्र बिंदु मंदिर इसलिए होता है कि मंदिरों में धन संपदा अधिक होती है। अब हम आर्थिक दृष्टिकोण में अगर आते हैं तो भारत का व्यापार समृद्ध था। आर्थिक दृष्टिकोण में यह समृद्धशाली देश माना जाता है और इनका व्यापार अन्य देशों से भी होता है, जिससे कि अन्य देशों फारस, यूनान या अन्य क्षेत्रों से भी उनके व्यापारिक संबंध थे और व्यापारिक स्थिति मजबूत होती थी। और इसके साथ ही ये बताते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण में संपन्न थे और जो संपन्नता के दृष्टिकोण में देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मंदिरों में अपनी धन संपदा एकत्र करके रखी थी। तो मंदिरों के दृष्टिकोण में मंदिर में कहते हैं कि धन संपदा एकत्र करती थी, इसलिए वो समृद्ध या संपन्न भारत में माने जाते हैं। यहाँ आर्थिकता के दृष्टिकोण में कहते हैं कि भारत में अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्य, चाहे वो जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, कोई रीति रिवाज निभाना है तो व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ वह कार्य करता है। हर्षोल्लास का साथ कार्य करने का दृष्टिकोण यह होता है कि गरीब व्यक्ति भी अपना धन
किसी से उधार लेकर भी खर्च करता है, तो यहाँ की स्थिति के बारे में बताता है। इसके साथ ही वह प्राकृतिक रूप से भारत की प्रकृति की भी व्याख्या करता है कि किस प्रकार से वह प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है। जैसे कि स्वर्ग की कल्पना की जो बात कहता है कि किस प्रकार से स्वर्ग होते हैं या नरक की कल्पना, तो उन्होंने स्वर्ग के रूप में एक ऐसे देश की चर्चा करता है जिसमें कहता है कि अच्छा वातावरण, अच्छा वायुमंडल, बारिश, हवा, पानी स्वच्छ और पृथ्वी पर पेड़ पौधे होने चाहिए। तो इस प्रकार से वह भौतिक दृष्टिकोण में भी भारत की प्रशंसा करता है। तो हर प्रकार से उन्होंने भारत की प्रशंसा की है। अब हम आते हैं कि तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद में उन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष की, या हम कह सकते हैं स्रोत एवं पद्धतियों का किस प्रकार से प्रयोग किया था इतिहास लेखन में। अब इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में अगर चर्चा करते हैं तो अल-बिरूनी का इतिहास लेखन एक भारत के दृष्टिकोण में, या इस्लामिक इतिहास लेखन जो कि हिंदू इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो वह एक प्रकार से बहुत ही वास्तविकता से परिचित कराता है भारत को। इसलिए किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद जो वास्तविकता, रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान के बारे में जो बताते हैं, तो वो हिंदुस्तान की रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करता है कि इसका सामाजिक जीवन क्या है, समाज का रहन सहन। जैसे कि उन्होंने जाति या वर्ण की व्यवस्था की चर्चा की थी, वर्ण के बारे में या जाति के बारे में, तो जिस प्रकार की चर्चा इन्होंने किया है उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी वर्णन मिलता है। तो जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों के बारे में बताया है, उसी प्रकार से मनुस्मृति में वही व्याख्या मिलती है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत को उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी होकर जो इतिहास लिखा था, उसके अन्य ग्रंथ या अन्य दस्तावेज भी उसके बारे में बताते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं वह संस्कृत का भी विद्वान था कि संस्कृत विद्वानों ने विद्याधर या विद्या के रूप में, जानकार के रूप में उसे एक उपाधि भी दी थी, तो विद्वान के रूप में कहा था। तो इसके रूप में हम कह सकते हैं कि वो संस्कृत को जानकार होते हुए बहुत सारे पुराण और रामायण, और स्वयं वह कहता है कि पतंजलि का महाभाष्य और सांख्य दर्शन को भी उसने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसको अनुवाद कराने के भी कार्य किया था, अनुवाद करने का, महाभारत का उसने अध्ययन किया था। तो इस दृष्टिकोण में हम कह सकते हैं कि भारतीय ग्रंथ को पढ़ने के साथ साथ उनको समझने का भी ज्ञान उसने प्राप्त किया था। भारत की शिक्षा के केंद्रों के बारे में भी चर्चा की। समाज में किस प्रकार से सती प्रथा है, विवाह प्रथा है, जन्म संस्कार है, रहन सहन है, जीवन है, और इसके साथ साथ वह अन्य देशों को कैसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, यहाँ के ज्ञान और ज्योतिष विज्ञान को और आर्यभट्ट के ज्ञान को भी वह प्रशंसा करता है। आर्यभट्ट के पुस्तकों को अनुवाद कराने के लिए वह अपने देश भी ले जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा भी करता है कि यहाँ का विज्ञान भी प्रसिद्ध है और यहाँ के व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और ये कहते हैं कि उसके जैसा, उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके विद्वानों जैसा, उनके ज्ञान के भंडार जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। इस प्रकार की वह प्रशंसा करता है, बहुत सारी चीजों को बताता है। तो इस दृष्टिकोण में व्यक्तियों को वास्तविक दृष्टिकोण में, जैसे कि हम कह सकते हैं प्राथमिक दृष्टिकोण में, और इतिहास लेखन के जो फैक्ट को, दस्तावेजों को एनालाइज करने की जो शैली होती है, उसको उन्होंने सकारात्मक या स्रोत पद्धतियों में प्राथमिक दस्तावेजों को और साथ ही साथ प्राथमिक स्रोत को उन्होंने अपने इतिहास लेखन में प्रयोग किया था, और स्वयं प्रत्यक्षदर्शी होकर जानकारी लेकर यहाँ के विद्वानों से संस्कृत सीखकर उन्होंने अध्ययन किया था। अब इसके यहाँ नकारात्मक स्वरूप के या नकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं। अल-बिरूनी के संबंध में कहा जाता है वह आता तो महमूद गजनवी के साथ है, लेकिन गजनवी के बारे में बहुत सारे विवरण वो प्रस्तुत नहीं करता है तहकीक-ए-हिंद में। तहकीक-ए-हिंद में बहुत सारे, जैसे कि राजनीतिक विवरण प्रस्तुत नहीं करता है कि किस प्रकार से वह, सिर्फ इतना ही बताता है। गजनी के संबंध में अन्य पुस्तकों में यह विवरण मिलता है कि गजनी पर वह किस प्रकार से समृद्धशाली या समृद्ध देश बनाने के लिए अन्य देशों को वह लूटता है, और अन्य देशों को लूटने के लिए वह धन संपदा एकत्रित करते हुए अपने देश में वह धन संपदा को खर्च करता है। यह सब अन्य विवरण मिलता है, लेकिन तहकीक-ए-हिंद में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के बारे में कोई विवरण नहीं, राजनीतिक रूप से उसने कई विवरण नहीं दिया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की उन्होंने चर्चा की है, धार्मिक पक्ष की चर्चा की है, आर्थिक के बारे में बताया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत का उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। तो दक्षिण भारत का विवरण नहीं मिलना
भी यह दिखाता है कि उन्होंने एक सीमित दायरे या संकुचित दायरे पर ही उन्होंने इतिहास लेखन का वर्णन किया है।